नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज 24 में 40 की फाइट की बात करेंगे। मिशन 400 पर डटी एनडीए के लिए 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, खासकर लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए का स्ट्राइक रेट 90% के करीब रहा है। इस बार मकसद क्लीन स्वीप है, यानी 40 की 40 सीटों पर कब्जा। इस लक्ष्य का पीछा करती एनडीए के लिए अच्छी खबर सामने आई। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया उनकी पार्टी बिहार में 11 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। खबर यह भी है कि संभव है बीएसपी और एमआईएम बिहार में गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरे, यानी दलित और मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंधमारी। और इन स्थितियों में एनडीए को फायदा तो इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। देखिए 24 में 40 की फाइट। दिल्ली की लड़ाई को लेकर बिहार की 40 सीटों पर घमासान शुरू हो गया। नीतीश के पाला बदलने के बाद एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन तेज हो चुका है। तो वहीं बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने 11 सीटों पर लड़ने का ऐलान करके इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। बिहार में ओवैसी ने उन सीटों को टारगेट किया है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि सीमांचल के हिस्सों में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने का फायदा एआईएमआईएम उठाना चाहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इसके अलावा दरभंगा, उजियारपुर और काराकाट के इलाके में भी मुस्लिम आबादी अधिक होने की वजह से एआईएमआईएम ने चुनाव में उतरने का फैसला किया है। जबकि मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया के अलावा बक्सर ऐसे इलाके हैं जहां ओवैसी की पार्टी को सफलता मिलने की उम्मीद है। बिहार की इन 11 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक स्थिति में है। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब भी ढाक के 3 पात हैं। ये सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि दलितों और अकलियतों का वोट लें, लेकिन इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी न दें। तो ये बड़ी दुख की बात है। नतीजा ये हो रहा है कि हम लोगों का दबाव है पार्टी के तमाम तर कारकुनों का, हमारे जो वर्कर्स हैं उनका, कि साहब हम लोग इतना प्रयास करते हैं, अगर हम लोग इस तरह से विफल हो जाएं तो कैसे क्या होगा। तो हम लोगों ने 11 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला किया है। जी हाँ, तो दरअसल तेलंगाना में अपनी मौजूदगी साबित करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के हौसले 7वें आसमान पर है और ओवैसी ने 24 लोकसभा चुनाव में और दमखम के साथ उतरने का मन बना लिया है। आइए आपको हम बताते हैं लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम की तरफ से कैंडिडेट उतारने का इंपैक्ट क्या हो सकता है, इसका क्या प्रभाव इफेक्ट पड़ सकता है और क्या है ओवैसी के लिए दिल्ली की प्लानिंग। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो समझिए, विपक्ष को मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का अब डर सता रहा है। यूपी बिहार में एआईएमआईएम के इतने बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने के प्लान ने अन्य दलों की नींद उड़ा दी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को अपने कोर वोट बैंक में ही सेंध का डर सताने लगा है। ओवैसी सीधे मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करते हैं। उत्तर भारत की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स अहम भूमिका निभाते भी हैं और ऐसे में ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बढ़ सकता है और जाहिर है नुकसान इंडिया ब्लॉक को होगा। दूसरी बड़ी बात देखिए, बिहार में विपक्षी गठबंधन से पुरानी नाराजगी भी है दरअसल ओवैसी की। याद होगा आपको, बिहार के सीमांचल में जहां मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। बाद में ओवैसी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे और ओवैसी ये बात भुला नहीं पाए हैं, नाराजगी है। इसी वजह से एआईएमआईएम बिहार में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी और खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। तीसरी बड़ी बात देखिए, एक और बड़ी परेशानी का सबब जो बन रही है वो है मायावती। मायावती के साथ गठबंधन से बात बनेगी। दरअसल एआईएमआईएम यूपी और बिहार में दोनों ही राज्यों में मायावती के साथ गठबंधन पर भी मंथन कर रही है। ओवैसी की तरह मायावती ने भी विपक्षी गठबंधन से दूरी बना ली है, अकेले लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान भी कर दिया है। मायावती को दलित वोटर्स का बड़ा समर्थन हासिल है। अगर ओवैसी और मायावती ऐसे में साथ आते हैं तो बिहार में भी मुस्लिम और दलित वोट बैंक बटेगा और इससे विपक्षी दलों को सीधा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये बात हुई बिहार की, यानी बिहार में ओवैसी के ऐलान के बाद राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस आरजेडी उम्मीदवारों को नुकसान और एनडीए को फायदा मिलने की संभावना ज्यादा बता रहे हैं, प्रबल है। हालांकि अभी आरजेडी, कांग्रेस और एनडीए में शामिल घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन ओवैसी की पार्टी के इस फैसले से कांग्रेस आरजेडी के भीतर टेंशन बढ़ गई है। हालांकि एनडीए को ओवैसी से कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अभी तो इंडिपेंडेंट हर जगह लड़ेंगे लोग, मजबूत लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो अभी से हम अपना
सारा ध्यान उस पर कंसंट्रेट कर दें तो हमारा असल गोल पिछड़ जाएगा। हमारा गोल है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराना, और उस दिशा में जो लोग मेरे साथ आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। इस पूरे सीमांचल के लिए हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली पार्टी का नाम MIM है, और यहाँ सीमांचल के लोग मिलकर रहते हैं, तो मिलकर ही रहना है। MIM के हैदराबादी फार्मूले को सीमांचल का फार्मूला रिजेक्ट करेगा। कुछ पार्टियां हैं जिनका जनाधार ही नहीं है, सिर्फ द्वेषपूर्ण बातें ही उनकी नेताओं के द्वारा कही जाती हैं। AIMIM वैसी ही पार्टी है, उनकी तरफ से भी बिहार में उम्मीदवारी पेश की जा रही है। भाई उम्मीदवारी तो कोई भी पेश कर सकता है, इस पर कोई रोक टोक थोड़ी ही है, लेकिन हर किसी को पता है कि यह पार्टियां वोट कटवा की भूमिका निभाने के लिए ही चुनाव में उतरती हैं और कुछ खास लोगों के इशारे पर उतरती हैं। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान होने की उम्मीद जताई जा रही थी। इंडिया गठबंधन ने तो बीजेपी मोर्चे में सिर्फ टव्वल तक का ऐलान कर दिया, लेकिन खबर आ रही है कि एनडीए ने बिहार की 40 सीटों के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया। बिहार में मौजूद एनडीए के घटक दलों के दिल्ली में हाजिरी की तस्वीरों और मुलाकात के बाद सामने आए नतीजों ने ऐलान कर दिया कि बिहार में सब ऑल इज वेल है और गठबंधन पूरी मजबूती के साथ दिल्ली फतेह करने के लिए तैयार है। सीटों के मुद्दे पर चल रहे मंथन को लेकर बुधवार को चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और सीटों पर बात बनने का ऐलान कर दिया। आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, मुझे लगता है बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक एनडीए ने बिहार की 40 सीटों के लिए जो फॉर्मूला तय किया है उसके मुताबिक बीजेपी ने चिराग पासवान की एलजेपी-आर को 5 सीटें दी, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को 1 और जीतन राम मांझी की हम को 1 सीट दी गई। वहीं बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर तो एनडीए में शामिल हुए नीतीश की पार्टी जेडीयू 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। एनडीए ने सबसे बड़ा झटका चिराग के चाचा पशुपति पारस को दिया, जिन्हें कोई सीट नहीं दी गई। बीजेपी की जो सीटें हैं उस पर कल केंद्रीय चुनाव समिति में विचार विमर्श हुआ है, और जैसे सीट शेयरिंग पूरी तरह हो जाएगा, इकट्ठे ऐलान हो जाए। जब सीट शेयरिंग होगी तो पूरे बिहार को ध्यान में रख के होगा, कोई एक जिला एक रीजन को ध्यान में रख के नहीं होगा। एनडीए गठबंधन में तो विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सीट शेयरिंग होना है, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों में परिवार के सदस्यों के बीच होना है। तो अब तक न परिवार के सदस्य कौन कौन चुनाव लड़ेंगे यह क्लियर है, न कौन सीट पर कौन लड़ेगा यह तय है, सब ससमय हो जाएगा। बिहार में वीआईपी पार्टी निषाद समाज जो है एक स्पेशल भूमिका में है। आप सबको पता है कि हमारे पास एक अपना अच्छा ताकत है, जनाधार है। आपने देखा बोछा में हम जब चुनाव लड़े 30,000 वोट आया, कुरनी में लड़े तो 10,000 वोट आया, या सिमरी बख्तियारपुर में 25,000 वोट आया। जहां हम लड़ जाते हैं वहां दुश्मन को जिसको टारगेट कर देते उनको चुनाव हारना पड़ता है। एनडीए एकजुट है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और 40 की 40 सीट बिहार में जीतेंगे। एनडीए में कोई खटपट नहीं है, कहीं कोई खटपट नहीं है, कोई खटपट नहीं है। कोई खटपट नहीं है भले कहा जाए, लेकिन खटपट बहुत है। कहने को भले एनडीए के रणनीतिकार ये जरूर कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग के मामलों को लेकर के कोई पेच नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है दरअसल कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में भी सब कुछ क्लियर नहीं है। ज्यादा बड़ी समस्या है कि कौन दल किस लोकसभा सीट से लड़ेगा। आइए आपको अब हम बिहार में एनडीए के सीट समीकरण का किस्सा भी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले तो सीट शेयरिंग पर आरएलएम जो है उसको दुविधा, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। पहले आरएलएसपी थी, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा अब ये नाम हो गया है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का। हाल ही में उन्होंने ऐलान भी किया था। तो ये उन लोगों में शामिल हैं जो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। एक तो इनके पास कोई लोकसभा की सीट है नहीं इस वक्त, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की इच्छा
काराकाट, सीतामढ़ी, उजियारपुर सीट से उतरने की है 3 सीटें। मुश्किल यह है कि काराकाट और सीतामढ़ी जो है वो जेडीयू की सिटिंग सीट है इस वक्त। अब इनमें से ये सीट अगर दे दी जाती है तो इसके बदले में जेडीयू को कौन सी लोकसभा सीट दी जाएगी। दूसरी मुश्किल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों पर अड़े हैं, जबकि भाजपा उन्हें 1 सीट का ऑफर कर सकती है। अंदर खाने खबर। दूसरी बड़ी बात देखिए, जीतन राम मांझी की सीट पर भी सवाल बना हुआ है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने बीजेपी आलाकमान से 1 सीट मांगी है और 1 सीट उन्हें मिल जाएगी, लेकिन सवाल है कौन सी सीट। गया लोकसभा जेडीयू की सिटिंग सीट है। अब जेडीयू से लेकर अगर गया सीट हमको दी जाती है तो बदले में जेडीयू को कौन सी सीट दी जाएगी, पेच यहां भी फंसता है। तीसरी बड़ी बात देखिए, जीतन राम मांझी के बाद तीसरा चैप्टर, चुनाव में मुकेश सहनी फैक्टर, ये भी इसका भी असर हो सकता है। वो कह रहे थे जहां हम अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं तो हम चुनाव जीते ना जीते हरा जरूर सकते हैं। इन्होंने धड़कन बढ़ा दी है एनडीए की। बीजेपी के रणनीतिकार उन्हें 1 सीट देकर संतुष्ट करना चाहते हैं, पर मुकेश सहनी 1 से ज्यादा सीट पर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और ऐसे में भाजपा के रणनीतिकार उन्हें भी एडजस्ट करने की जुगत में लगे हुए हैं। अब आइए चौथा बड़ा पॉइंट और असरदार चेहरा, 2 पार एलजेपी बढ़ाएगी एनडीए की मुसीबत। एलजेपी रामविलास पासवान यानी उनके पुत्र चिराग पासवान, अब उनका दावा है कि सभी सीटों पर जो उनके पास थी 2019 के नतीजों के मुताबिक वो इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसमें बीजेपी का एक पेच शामिल है। अमित शाह ने बहुत पहले ये कहा था कि नवादा से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, तो ऐसे में नवादा के बदले चिराग पासवान ने जहानाबाद लोकसभा सीट की डिमांड कर डाली है। दूसरी मुसीबत यह है कि जहानाबाद जेडीयू की सिटिंग सीट है। अब जहानाबाद सीट पर जेडीयू दावा छोड़ती है या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन जो खबर सामने आई वो ये है कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी जा सकती है। उनके चाचा को हो सकता है वो आउट भी हो जाए, उनका क्या होगा अभी तक ये तय नहीं है। और अंदर खाने एक अहम खबर ये भी है जो हम आपको बता रहे हैं पशुपति पारस को लेकर के, यानी लोक जनशक्ति पार्टी को 1 भी सीट न मिले, हो सकता है ऐसा। चाचा भतीजे की इस लड़ाई में बीजेपी ने खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान पर ही भरोसा जताया है, तो पशुपतिनाथ पारस के एक्शन को लेकर भी निश्चित तौर पर निगाह उनकी बनी हुई है। और चलिए इसी के साथ 24 में 40 की फाइट में फिलहाल बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 24 पर लगातार रहेगा जारी, बने रहिए।